हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उससे हमारे मार्केट्स पे क्या असर पड़ेगा। क्या हमारा मार्केट नीचे गिरेगा, क्या हमारे मार्केट्स में क्रैश आएगा। इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे की जो रियल सच्चाई है, जो रियल हिडन फैक्ट्स है वो देखेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन आवर मार्केट्स, तो वॉर का हमारे मार्केट्स पे क्या असर पड़ चुका है, पड़ सकता है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो आज का ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा और 1991 में देखना पड़ेगा। तो द ईयर 1991 में सोवियत यूनियन हुआ करती थी, जो कि आज का रशिया और उसके अलावा और भी 14 राज्य थे, 14 कंट्रीज थी जो कि सोवियत यूनियन बनाती थी। तो 1991 में कोल्ड वॉर जब खत्म हुई और उसके बाद रशिया का विभाजन हो गया और 15 राज्य बन गए, उसमें से एक राज्य यूक्रेन था। तो अब रशिया और यूक्रेन के बीच में शुरू से ही रिलेशनशिप्स कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है। इट हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी एस्केलेट हो गई इन द ईयर 2014। तो 2014 में रशिया ने यूक्रेन का एक जो छोटा सा रीजन है जिसका नाम है क्रीमिया, तो क्रीमिया पे कब्जा कर लिया 2014 में। और तब से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलती आ रही है। इनफैक्ट 2014 में बाकी जो नेशंस है जैसे कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इन सारे नेशंस ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए, रशिया को G8 से बाहर कर दिया और G8 से वो G7 रह गए। तो रशिया पे काफी सारे सैंक्शंस भी 2014 के बाद से लगे हुए हैं। और आज की तारीख में जो ये इशू चल रहा है वो डॉनबास रीजन करके एक जगह है जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में आती है। तो यूक्रेनियन बॉर्डर और रशियन बॉर्डर के पास में ये इलाका पड़ता है। तो रशिया अपना कब्जा, अपना हक जताना चाहता है ये डॉनबास रीजन पे। तो अब हम देखते हैं कि इस पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें जो रियल ट्रुथ है इस कॉन्फ्लिक्ट का, जो पीछे की सच्चाई है, ये क्यों रशिया और यूक्रेन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ये देखते हैं। तो इसके लिए हम मैप खोलते हैं, वर्ल्ड मैप में देखते हैं रशिया और यूक्रेन की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो कहाँ है और क्या इसका इम्पैक्ट है। तो अब आप अपने स्क्रीन पे वर्ल्ड मैप देख सकते हो और वर्ल्ड मैप में मैंने जूम इन करके रखा हुआ है रशिया के ऊपर। तो रशिया का जो विस्तार है वो वेस्टर्न साइड पे यूरोप से लेकर के ईस्टर्न साइड पे एशिया तक जाता है। तो डिस्पाइट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, रशिया आज की तारीख में भी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। लगभग 11% लैंड मास पूरे दुनिया का रशिया के पास है। तो अब अगर हम जूम इन करते हैं यहाँ पे, तो आपको रशिया और यूक्रेन, ये जो छोटा सा राज्य है यहाँ पे यूक्रेन है। और जो मैंने जैसे आगे बताया आपको कि जो क्रीमिया है, क्रीमिया पे टेक ओवर कर लिया है रशिया ने। तो क्रीमिया ये एक पेनिनसुला है यहाँ पे जो कि पहले यूक्रेन का हुआ करता था और विच वॉज कनेक्टेड विथ रशिया थ्रू दिस पर्टिकुलर लैंडमास। तो रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया है ये इलाका। अब क्रीमिया जो इलाका है वो यूक्रेन से अलग हो गया है। और अब यहाँ पे जो फाइट चल रही है वो है कि जो ये पर्टिकुलर रीजन है जो कि यूक्रेन का ईस्टर्न फ्रंट है, इस पे रशिया कब्जा करना चाहता है। अब इस पे कब्जा करने की जो रीजन है वो क्या है? सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट ऑयल एंड गैस। तो रशिया एक नेचुरल रिसोर्स प्रोड्यूसर है। रशिया की मेजॉरिटी इनकम नेचुरल रिसोर्सेज से आती है। तो 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसमें दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में तो क्रैश आया था, लेकिन साथ साथ कमोडिटी मार्केट्स में भी क्रैश आया। तो ऑयल एंड गैस बीइंग द टू मेजर कमोडिटीज विच रशिया प्रोड्यूसेस, तो रशिया की फाइनेंशियल कंडीशंस भी काफी खराब हो गई जस्ट बिकॉज इन दोनों ही कमोडिटीज के प्राइसेस गिर गए। तो 2008 से ही रशिया की फाइनेंशियल कंडीशंस खराब थी और 2014 आते आते वो और भी ज्यादा बिगड़ गई। तो रशिया को अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उसे
गैस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत थी। तो यूक्रेन एक ऐसा राज्य है जहाँ पे नेचुरल गैस के बहुत सारे रिजर्व्स है, और नेचुरल गैस के रिजर्व्स होने के अलावा ये रशिया को यूरोपियन मार्केट से कनेक्ट करता है। तो रशिया और यूरोपियन मार्केट्स के बीच में गैस की बहुत सारी पाइपलाइंस है जो कि यूक्रेन से गुजरती है। तो इन दोनों में काफी फाइट चलती रहती है कि जो गैस जो गुजर रही है उस पे कितने पैसे किसको मिलेंगे। तो ये हमेशा की एक फाइट तो रहती है। और इसके अलावा जो यूक्रेन का क्रीमिया रीजन है वो गैस के भंडार में काफी गिफ्टेड है। बहुत सारे गैस रिजर्व्स क्रीमिया में, और उसके नीचे जो ब्लैक सी है, तो इन एंड अराउंड क्रीमिया जो ब्लैक सी है, तो ऑफशोर रिजर्व्स भी बहुत सारे क्रीमिया के कंट्रोल में आते हैं जो कि पहले यूक्रेन के अंडर था। तो रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया, और 2014 के बाद से ही बाकी जो नेशंस हैं उन लोगों ने इसके खिलाफ काफी अपोज किया, एंड दे हैव आल्सो पुट सैंक्शंस ऑन रशिया। बट डिस्पाइट दिस रशिया ने क्रीमिया का कंट्रोल नहीं छोड़ा, और आगे और भी ज्यादा लैंडमास ये कैप्चर करना चाहता है। तो ये जो सारी की सारी यूक्रेन और रशिया की फाइट है वो नेचुरल गैस और नेचुरल गैस पाइपलाइन से रिलेटेड है। तो अब बात करते हैं ये जो पूरा वॉर लाइक सिनेरियो क्रिएट किया गया है उसके बारे में, और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे कैसे पड़ता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट और वॉर, ये दोनों शब्द में काफी अंतर है। तो बहुत बार लोग कॉन्फ्लिक्ट और वॉर को इंटरचेंज कर लेते हैं, और मीडिया खास करके इसको बढ़ा चढ़ा करके बताता है जैसे कि आज का आज वॉर शुरू हो जाएगी, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। सो कॉन्फ्लिक्ट इज कंडीशन वेयर द टू नेशंस, जो दो नेशंस है उनके बीच में आपसी मतभेद है। और वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक नेशन ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि हम अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी एक्शन ले सकते हो, और ये वायलेंस में तब्दील हो चुका होता है, तभी हम उसे वॉर कहते हैं। तो आज की तारीख में जो सिचुएशन है वो फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है। अब तक वॉर हुई नहीं है, इट इज जस्ट के वॉर हो सकती है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रहती है। तो कोई भी राज्य अपने पड़ोसी से बहुत ज्यादा खुश नहीं रहता जनरली, तो ये सिचुएशंस चलती ही रहती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्फ्लिक्ट एंड अ वॉर। और ये जो रशिया और यूक्रेन वाली कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो अगर आपको अपने कॉलेज के दिन याद हो तो कॉलेज के जमाने में बहुत सारी ऐसी फाइट्स दो ग्रुप्स में या दो लड़कों के बीच में होती रहती है। तो काफी बार ये डायलॉग बाजी चलती रहती है कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, या मैं किन किन लोगों को जानता हूँ। तो ऐसे करके दो ग्रुप्स अपने अपने लोग जो जिनको ये जानते हैं उनको ये बुला लेते हैं, और इवेंचुअली कोई ना कोई बीच में आकर के ये सेटलमेंट करवा देता हो, और जो मारामारी होती है वो नहीं होती है। सो आज की ये जो रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन है वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। अब तक दोनों जो नेशंस है उन्होंने अपनी अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे कॉलेज के जमाने में दो ग्रुप्स अपने अपने पावर दिखाते हैं, लेकिन इवेंचुअली एवरीथिंग सेटल्स डाउन। तो होपफुली इस केस में भी ऐसा ही हो, वॉर ना हो। मैं यही चाहता हूं कि कहीं पे भी वॉर ना हो, बिकॉज इट लीड्स टू लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द मैनकाइंड। सो वॉर तो नहीं होनी चाहिए। तो अब इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ दिन पहले काफी अच्छी स्टडी पब्लिश की थी जहां पे इन्होंने ये जो जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ पिछले कुछ सालों में हुई है उससे हमारे बाजार पे क्या इम्पैक्ट आया है, ये पूरी एक स्टडी पब्लिश की थी। तो आप अब अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि जनरली जिस दिन ये कॉन्फ्लिक्ट्स होती है उस दिन पे मार्केट्स थोड़ा नेगेटिव होता है या वॉलेटाइल रहता है, लेकिन इवेंचुअली 1 मंथ आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट हैज हैपेंड मार्केट्स जो MSCI इंडिया 1 मंथ परसेंटेज रिटर्न्स है वो जनरली पॉजिटिव है। कुछ ही केसेस में ऐसा हुआ है कि जहां पे नेगेटिव रिटर्न्स दिए, और वो भी काफी मामूली है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स वाले सिनेरियोज है उसमें जनरली मार्केट्स तो आउट परफॉर्म ही करता है, जनरली पॉजिटिव बेसिस पर ही क्लोज होता है आफ्टर 1 मंथ। तो शायद आज से 1 महीने बाद आप ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसे आप भूल भी जाओगे। और अब अगर मान लीजिए कि ये एक वॉर में तब्दील हो जाता है तो वॉर का क्या इम्पैक्ट रह सकता है। तो अब रशिया और यूक्रेन ये दोनों हमारे पड़ोसी, नजदीकी पड़ोसी नहीं है, काफी दूर है। तो जो फिजिकल इम्पैक्ट है ये वॉर का ये शायद लिमिटेड ही रहेगा। और मान लीजिए कि अगर वॉर हो भी जाए तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है करगिल वॉर का। तो करगिल वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, और इस वॉर के दौरान इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने
काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। आपको ये सुनकर शॉक लगेगा, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने 22%, बीएसई सेंसेक्स 22% ऊपर बंद हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ वॉर। तो ये करगिल वॉर 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 में हुई थी, और इस पीरियड के दौरान बीएसई सेंसेक्स 22% बढ़ा था। तो इवन इन केस ऑफ वॉर द मार्केट्स हैव मूव्ड अप। तो आज की तारीख में हमें इन सारी चीजों से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, और वी शुड फोकस मोर ऑन द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स एंड द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग आवर मार्केट्स। तो आज की तारीख में मार्केट्स का नीचे जाने का रीजन क्या है? तो सबसे पहली चीज हमने जो ये इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए उसमें देखी कि बहुत सारी कंपनीज पे मार्जिन प्रेशर्स हुए, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए थे और उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी। तो ये एक मेजर रीजन है। इसके अलावा यूएस फेड अपनी रेट हाइक करने वाली है। तो यूएस फेड इज लाइक द फाउंटेन ऑफ कैपिटल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो अगर दुनिया में कैपिटल का कॉस्ट बढ़ने वाला है तो दैट विल इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑल द कंपनीज। तो ये एक अनदर रीजन है। इसके अलावा जो LIC का IPO है वो बहुत बड़ा लिक्विडिटी सब कर सकता है मार्केट से। तो लोग वेट कर रहे कि जब कभी भी LIC का IPO आए तो ये इनमें इन्वेस्ट करे, तो उसके लिए पहले से प्रोविजंस बना के रख रहे हैं। तो इवन दैट इज वन मेजर फैक्टर विच विल कीप लिक्विडिटी आउट ऑफ द मार्केट्स। अब इसके अलावा मार्च 2020 में जब कोविड का बॉटम हुआ था उसके बाद से इंडियन स्टॉक मार्केट्स में एक तरह से कह सकते हैं कि वन साइड रैली ही आई है। बहुत ही लिमिटेड कंसोलिडेशन हुआ है और नॉर्मली द मार्केट्स हैव ट्रेंडेड हायर। तो कोई भी मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में काफी लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करता, बीच बीच में कंसोलिडेशंस आते ही है। तो मेरे हिसाब से ये एक कंसोलिडेशन फेज है, और कंसोलिडेशन फेज में मार्केट्स काफी चॉपी और वॉलेटाइल रह सकता है। तो इसी वजह से हम ये जो चॉपीनेस और वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, और हर एक न्यूज पे मार्केट्स रिएक्ट करता है, या एक दिन आपको पॉजिटिव गैप अप के साथ ओपनिंग होती है और दूसरे दिन गैप डाउन हो जाता है। इट इज नॉट बिकॉज के यूक्रेन और रशिया में कॉन्फ्लिक्ट है, बट इट इज बिकॉज मार्केट्स आर इन दिस ब्रॉड कंसोलिडेशन रेंज। तो निफ्टी में एक 18,600 से लेकर 16,600 की एक ब्रॉड रेंज है, जो कि पिछले 5-6 महीने से मार्केट्स इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो दिस रेंज इज लाइकली टू स्टे लाइक दिस फॉर अ कपल ऑफ मोर मंथ्स, और इस रेंज में आप देखोगे कि कोई भी ऐसी न्यूज मार्केट्स को हिला सकती है। सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स। और इसके अलावा आज की तारीख में कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है जो कि फर्दर अपसाइड लेके जा सके। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि अर्निंग्स थोड़ी वीक रही है, और मार्केट्स आर स्लेव टू इट्स अर्निंग्स। तो लॉन्ग टर्म में तो अर्निंग्स ही मार्केट्स को ऊपर लेके जाती है। तो आज की तारीख में कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है मार्केट्स को ऊपर ले जाने के लिए। शायद इसी वजह से मार्केट्स इस रेंज में अटका हुआ है, और जो फैक्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते इंडियन स्टॉक मार्केट्स को, उन पे भी नज़र रख रहा है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि मीडिया वाले उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ऐसा कुछ खास है नहीं। तो अब बात करते हैं आज की तारीख में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो मैं वॉरेन बफेट का एक सेंटेंस आपको बोलना चाहता हूं कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन एल्स इज फियरफुल। तो जब कभी भी मार्केट्स में फियर बहुत ज्यादा होता है तो उस वक्त पे आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है पैसा कमाने की। तो आज की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है जहां पे बहुत सारे लोग फियरफुल है कि वॉर हो जाएगी, नहीं होगी। तो इन सब को अवॉइड कीजिए और अच्छी कंपनीज ढूंढ करके उसमें इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। तो सैमको की स्टॉक रेटिंग्स आपको अच्छी कंपनीज ढूंढने में मदद करती है। इसके अलावा मैं भी बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पे मैं जो रीसेंट क्वार्टरली अर्निंग्स थी उसमें से कौन सी कंपनीज ऐसी है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो खराब मार्केट में भी इन कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं ऐसी कंपनीज पे एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देख सको। थैंक यू।